एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या हम बोले परिसंपत्तियां हमेशा दायित्व और पूंजी के बराबर होते हैं। ये केवल एक अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, ये हमारे अकाउंटिंग का बेस है। तो वेलकम टू फीके एजुकेशन स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू चैप्टर को करते हुए जो अगला टॉपिक है हमारा वो अकाउंटिंग इक्वेशन या लेखा समीकरण, उसको आगे करेंगे। तो यदि हम लेखा समीकरण की बात करें तो ये हमारा जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी नींव मानी जाती है। क्यों नींव मानी जाती है? क्योंकि हमेशा जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमेशा जो भी हमारा लेन देन है वो बराबर होना चाहिए। मतलब आपने यदि कोई चीज दी है तो आपको उतनी की वैल्यू की कोई चीज मिल रही होगी, या आपने कहीं से कोई राशि ली है तो उतनी ही वैल्यू की कोई चीज प्रोवाइड करी होगी। तो कहीं ना कहीं डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, डबल एंट्री मतलब कि हर डेबिट का एक क्या होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट इज इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिट। या हम बोलते हैं नाम हमेशा काय के बराबर होता है, जमा के बराबर होता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एक तरीके से डबल एंट्री सिस्टम। तो कहीं ना कहीं जब लेखांकन समीकरण की बात करते हैं तो समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशन वो हमेशा एक नींव मानी जाती है इकाई की, किसी भी कंपनी की जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यदि कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें पर यह दर्शाता है कि कंपनी की जो कुल संपत्ति है कि देनदारियों और शेयर धारकों की इक्विटी क्या होता है कि योग के बराबर है। मतलब कंपनी के जो भी कुल संपत्ति है, मतलब जो भी हमारे एसेट्स हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगे, जो भी हमारी लाइबिलिटीज होंगी, दायित्व होंगे, प्लस जो हमारा पूंजी होगा या इक्विटी होगा, कैपिटल होगा, उसके बराबर होगा। तो यदि हम बात करें इस डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर, हम जब अकाउंटिंग समीकरण ये सुनिश्चित करता है कि बैलेंस शीट संतुलित बनी रहे। संतुलित मतलब बैलेंस्ड रहे। बैलेंस्ड मतलब हमेशा जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमेशा राइट साइड के बराबर हो। मतलब हमेशा जो हमारे एसेट्स हो किसके बराबर हो, लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर। और डेबिट पक्ष पर की गई प्रत्येक प्रविष्टि के क्रेडिट पक्ष पर एक समान प्रविष्टि या कवरेज होनी चाहिए। मतलब हमेशा जो हमारा डेबिट पक्ष है, जो भी डेबिट में हम एंट्री करेंगे या जो हम नाम साइड जमा या नाम साइड जो एंट्रीज करेंगे वो हमेशा हमारे जमा साइड के बराबर होनी चाहिए, क्रेडिट के साइड होनी चाहिए। लेखांकन समीकरण को डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की नींव माना जाता है। लेखांकन समीकरण किसी कंपनी के संतुलन पर यह दिखाता है कि क्या कि कंपनी की कुल संपत्ति है कंपनी की देनदारी और शेयरधारकों की इक्विटी के योग के बराबर है। मतलब हमेशा हमारा जो भी एसेट होगा, जो भी परिसंपत्तियां होंगी, वो हमेशा हमारे जो दायित्व होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, और जो हमारी पूंजी होगी या इक्विटी होगी या जो कैपिटल होगा उसके बराबर। तभी हम ये मानते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग जो चीजें हो रही है, बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, बैलेंस्ड है, वो एक तरीके से क्या है, सही है। और हमेशा हमारा जो एसेट है वो किसके बराबर है, लाइबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर। तो लेखांकन समीकरण लेखा पुस्तकों में नाम व जमा पक्षों के संतुलन पर आधारित है। इसके अनुसार व्यवसायिक कुल परिसंपत्तियों का योग सदैव उसकी देयता व स्वामी की पूंजी के योग के बराबर रहता है। जब इस संबंध को एक समीकरण का रूप दिया जाता है तो उसे लेखांकन समीकरण कहते हैं। मतलब जब हम इसको एक इक्वेशन का फॉर्म देते हैं तभी हम इसको लेखांकन समीकरण या लेखांकन इक्वेशन बोलते हैं। तो हमारी इक्वेशन है क्या, इक्वेशन है हमारी परिसंपत्तियां हमेशा हमारे किसके बराबर होंगे, देयताएं या पूंजी के जब जोड़ हम करेंगे उसके बराबर। तो एसेट, इसी को यदि हम बोले तो ये क्या बन गई, एसेट हमेशा किसके बराबर होंगे, लाइबिलिटीज प्लस किसके बराबर हो जाएंगे, कैपिटल के बराबर हो जाएंगे। तो एसेट हमेशा किसके बराबर होते हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर। इसी समीकरण को निम्न अन्य रूपों में भी प्रयोग किया जा सकता है कि परिसंपत्तियां माइनस पूंजी क्या हो जाएगी, देता है। मतलब हम यदि एसेट से क्या माइनस कर दें, कैपिटल माइनस कर दें, पूंजी माइनस कर दें, तो हमारी क्या आ जाएगी, लाइबिलिटीज आ जाएगी। और यदि हमें पूंजी निकालनी होगी, कैपिटल निकालना होगा, तो हम क्या करें, एसेट से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें। किसको माइनस कर दें, एसेट को लाइबिलिटीज से, ताकि हम क्या निकाल सके, कैपिटल निकाल सके। मतलब समीकरण एक, इक्वेशन एक, मगर हम उससे अलग अलग समीकरण बना के अलग अलग जो चीजें हमें निकालनी होंगी हम उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि हम आगे बढ़े तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे हमारे जो एसेट्स हैं वो हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं एसेट इज इक्वल टू क्या, लाइबिलिटीज प्लस क्या, कैपिटल। तो यदि मैं ये लिखता हूँ एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है, तो यदि वो पूंजी 80,000 लाए और बैंक में जमा कर दे, तो बैंक का जो अकाउंट होगा
वो क्या हो जाएगा हमारा एसेट। तो बैंक साइड में कितना प्लस हो जाएगा 80,000, और इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना। यहाँ पे हम जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसको लिखते हैं, और इस साइड हम एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक और चीज बढ़ गई, पूंजी भी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई 80,000 से बढ़ गई, तो हम यहाँ पे 80,000 लिख देंगे। और हर इक्वेशन के बाद हम इसको टैली करेंगे। टैली करने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है मतलब एसेट साइड है वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर है कि नहीं है। तो यदि हम देखें यहाँ पे तो यहाँ भी 80,000 आ रहा है हमारा, और यहाँ हम देखें तो यहाँ भी हमारा कितना आ रहा है 80,000 आ रहा है। अब यदि हम आगे बढ़े कि 10,000 का माल नगद खरीदा, मतलब हमने क्या करा परचेस करा, नगद खरीदा। तो जब नगद खरीदेंगे तो हमारा क्या बढ़ जाएगा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो हमारा एसेट साइड में क्या आ जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पे हम स्टॉक से कितना माइनस कर देंगे 10,000, और हमारा जो कैश या बैंक से पैसा जाएगा वो कितना जाएगा 10,000 जाएगा। तो हमने इधर से 10,000 बढ़ा दिए और इधर ही से 10,000 कम कर दिए, क्योंकि कैपिटल या लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारा कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो यदि हम इसको टोटल करें तो यहाँ पे आ गया प्लस 10,000, और यहाँ पे आ गया क्या प्लस 70,000। 10 और 70 कितना हो गया 80,000, जो कि हमारे कैपिटल के बराबर हो गए। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरे ट्रांजेक्शन है उसके बाद भी हमारी इक्वेशन क्या हो गई सेम हो गई। यदि हम बात करें 5,000 वेतन दिया मतलब सैलरी दी, एक्सपेंस हो गया हमारा। तो सैलरी यदि हमारा एक्सपेंस है तो हमेशा हमें याद रखना है जो भी हमारे खर्चे हैं या जो भी हमारी आय है इनकम है वो हमेशा पूंजी को बढ़ाती है या पूंजी को घटाती है। तो यदि हमारे खर्चे होंगे तो वो हमारी पूंजी से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और अगर हमें कोई चीज मिल रही होगी तो पूंजी में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यदि सैलरी देंगे तो 5,000 रुपये हमारा बैंक से माइनस हो जाएगा, है ना, और पूंजी से भी कितना माइनस हो जाएगा 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम समीकरणों को बराबर करें तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 10,000, यहाँ पे आ गया कितना प्लस 65,000। यहाँ पे यदि हम बात करें इस साइड की तो ये कितना हो गया 75,000। तो ये हमारा दोनों साइड बराबर हो गया 10 प्लस 65 75, और उस साइड भी 75,000। यदि हम बात करें 12,000 का माल 14,000 में बेचा। अब उसने जो माल बेचा है ना, बाई चांस हम इसको मान लेते हैं 10,000 का माल ही मान लेते हैं। तो 10,000 के माल को कितने में बेचा 14 में। तो यहाँ से हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा 10,000 चला जाएगा। तो यहाँ से हमने 10,000 क्या कर दिया हटा दिया, है ना। अब जब 14 में बेचा तो 14,000 का जो कैश होगा या बैंक का बैलेंस होगा वो बढ़ जाएगा। और हम यदि ये देखें कि 10 की चीज यदि मैं 14 में बेचूं तो मुझे लाभ होगा फायदा होगा, कितने का फायदा होगा 4,000 का। तो मैं 4,000 कहाँ जोड़ दूंगा पूंजी में। अभी हमने बात करी लाभ या हानि जो भी होगा लॉस या एक्सपेंस या खर्चे जो भी होंगे वो सब पूंजी में प्लस या माइनस होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस बचा वो 0 हो गया। यहाँ पे यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 65 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारा 79,000। और यहाँ पे यदि हम इस साइड की बात करें तो 75 और प्लस 4 ये भी कितना हो गया 79,000। तो कहीं ना कहीं हमारा हर ट्रांजेक्शन के बाद जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा सेम होगा, इक्वल होगा। यदि हम बात करें 6,000 किराया दिया जिसमें 1,000 अग्रिम है, अग्रिम मतलब एडवांस है। तो यदि हम 6,000 रुपए किराया देते हैं तो हमारे बैंक से जो जाएगा वो कितना जाएगा 6,000 जाएगा। अब एडवांस दे दिया है ना, प्रीपेड दे दिया, एडवांस मतलब प्रीपेड हो गया, अग्रिम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं ये हमारे एसेट होते हैं। तो यहाँ पे जिसमें 1,000 रुपए हमारा क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये 1,000 प्लस हो गया तो अब आपका जो टोटल खर्चा हुआ वो कितना हो गया 5,000 हो गया, क्योंकि 1,000 किससे रिलेटेड हो गया 1,000 हमारा पहले से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अगर हम टैली करें तो ये 1,000 प्लस 79 माइनस 6 73,000 इज इक्वल टू यहाँ पे भी कितना हो गया 70, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कितना 73,000। तो टोटल यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो खर्चा हुआ वो 6,000 का हुआ, जिसमें हमारा 1,000 प्रीपेड था, और वहां पे यदि हम बात करें तो 6,000 है ना। तो ये हम 73 प्लस 1 74,000 है ना। तो यहाँ पे हम जो माइनस करेंगे वो कितना करेंगे 5, क्योंकि इस साल का जो खर्चा है वो इस साल के खर्चे से जो पूंजी कम होगी वो खाली 4,000 की और 5,000 की होगी। बाकी का जो खर्चा होगा वो हम कब ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर पे ले जाएंगे, जो क्योंकि जो प्रीपेड है वो इस साल से रिलेटेड नहीं, प्रीपेड किससे रिलेटेड है अगले वर्ष से, अगले साल से। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी। मतलब हमें ये याद रखना है कि जो भी लेखा समीकरण है, लेखांकन समीकरण है, वो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमेशा हर ट्रांजेक्शन के बाद राइट के बराबर
होगा। मतलब हर जो भी ट्रांजेक्शन अफेक्ट होगा वो दोनों ही साइड को एक जैसा अफेक्ट करेगा। अगर बढ़ेगा तो एक साथ बढ़ेगा और घटेगा तो एक साथ घटेगा। मतलब हर ट्रांजेक्शन के बाद जो आपके समीकरण होगा, इक्वेशन होगी, वो इक्वली आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन कुछ गलत है। तो नाम व जमे का प्रयोग, यदि हम बात करें नाम और जमे का प्रयोग कैसे करते हैं, हम डेबिट का कैसे प्रयोग करते हैं, क्रेडिट का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे हम किसी अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैसे किसी अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दो पक्ष होते हैं हमेशा, एक लेने का और एक देने का। द्विअंक लेखांकन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे का लेखा दो स्थानों पर किया जाता है। इसलिए लेखा करते समय यह देखना आवश्यक है कि जितनी राशि को नाम पक्ष में लिखा गया हो उतनी ही राशि को जमा पक्ष में, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि हमेशा जो आपके डेबिट होते हैं वो हमेशा किसके बराबर होने चाहिए, क्रेडिट के बराबर। क्योंकि डेबिट यदि क्रेडिट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करी है। लेखांकन के नाम व जमा का अर्थ है कि सौदे को नाम में यानी कि बाई और लिखना चाहिए, है ना, बाई और लिखना चाहिए, और जमा को अर्थात दाई और लिखना चाहिए। तो जो जमा किया वो हम दाई और, जो जमा है नाम है वो। तो एक खाता अंग्रेजी की भाषा अक्षर में भांति दिखाई देता है और सामान्य भाषा में इसे आकार दिया जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है, क्या योग्य है, कि खाते का आकार उसमें बाई और दाई और, है ना, सौदा के कारण होने वाली वृद्धियों व कमियों की प्रविष्टियां करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। जैसे एक ग्राहक के खाते की दाई और नाम, है ना, उसे बेची गई वस्तुओं की प्रविष्टि की जाती है तथा बाई और जमाओं से प्राप्त भुगतानों की, मतलब जो उसको मिले हैं वो किस साइड लिख रहा है, क्रेडिट साइड। मतलब बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दे रहा है, कम हो रहा है तो डेबिट कर दे रहा है। तो यानी कि जो भी अंतर होगा उसे शेष कहा जाता है, जो कि उस ग्राहक द्वारा देय राशि का शेष का प्रदर्शित करता है। आकार के खाते की बाई और का नाम लघु नाम डेबिट तथा दाई और का नाम जमा क्रेडिट नामों से जाना जाता है। जब किसी राशि को बाई ओर लिखा जाता है तो उस खाते को नाम करना कहा जाता है, और जब प्रविष्टियां दाई ओर लिखी जाती हैं तो उस खाते को जमा करना कहा जाता है। मतलब हम याद रख लें कि नाम मतलब क्या, डेबिट एक तरीके से, और जमा मतलब क्या, क्रेडिट। मतलब जब बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट साइड और जब घट रहा है तो वो डेबिट साइड माइनस हो जाएगा। यदि हम बात करें उदाहरण की, तो जैसे यहाँ पे प्रत्येक लेन देन का विश्लेषण कर रहे दिखाई, है ना, हर स्थिति में परिसंपत्तियां देताएं और पूंजी पर प्रभाव पड़ रहा है तथा लेखांकन समीकरण एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी संतुलित होता है। जैसे मैंने बोला 8 लाख रुपए की पूंजी, वह 50,000 के माल के स्टॉक का व्यवसाय प्रारंभ किया, है ना। अब यदि वो इसको प्रारंभ करता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यदि हम एक एग्जांपल इसको लेके और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, एसेट इज इक्वल टू क्या हो गया, लाइबिलिटीज प्लस क्या हो गया, कैपिटल। अब एसेट हमेशा किसके बराबर हो गया, लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर। मतलब जो परिसंपत्तियां वह हमेशा देताएं और पूंजी के बराबर होती है। अब यदि हम पहली बात करें तो 8 लाख की पूंजी, है ना, मतलब 8 लाख का कैपिटल लाया और 50,000 का स्टॉक लाया, तो टोटल जो लाया वो कितना लेके आया, वो 8.5 लाख रुपए लेके आया। तो यहाँ पे हम स्टॉक ऐड कर देंगे, है ना, कितना, 50,000 लेके आया, और कैश लेके आया, पूंजी लेके आया कैश में कितने की, 8 लाख की। तो टोटल जो कैपिटल लेके आया वो कितने का लेके आया, 8.5 लाख का। मतलब यदि हम बात करें पहले ट्रांजेक्शन की, तो पहले ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वेशन बराबर हो रही है, जहां पे हमारा इस साइड भी 50 प्लस 80 8 लाख, 8.5 लाख, और यहाँ पे भी जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 8.5 लाख। यदि हम अगली प्रविष्टि एंट्री की बात करें तो 15,000 रुपए की अग्रिम भुगतान कर 3 लाख रुपए मूल्य के प्लांट के क्रय किया, जिसे शेष राशि का भुगतान बाद में होगा। मतलब हमने जो एक प्लांट खरीदा, एसेट होता है, प्लांट मतलब होता है एसेट, एसेट जो हमने खरीदा उसके लिए खाली 15,000 का भुगतान करा। अब 15,000 की भुगतान करने के बाद हमने कितने का लिया, 3 लाख का लिया, है ना, भुगतान कर 3 लाख के मूल्य का प्लांट लिया। मतलब 3 लाख में खाली पेमेंट जो करी वो हमने कितने की करी, 15 की। तो कैश में खाली माइनस हो जाएगा कितना, 15,000। अब यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स लिख देंगे प्लांट वाले को, है ना, जिसमें हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 लाख का हमने खरीदा, ठीक है। अब इस 8 लाख में अगर हमने 15,000 की पेमेंट कर दी तो हमारे यहाँ पे प्लांट भी बढ़ गया। प्लांट बढ़ गया कितने का, 3 लाख रुपए की हमने प्लांट खरीदे, है ना, 3 लाख की कीमत का प्लांट खरीदा। तो यहाँ पे हमारी प्लांट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लांट की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख। तो
ये हो गया है ना। अब यहाँ पे हमारा 3 लाख में 15,000 की पेमेंट हो गई, तो बचा कितना, 285। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,85,000। तो यदि हम इसको फिर टैली करते हैं तो 50,000 प्लस 80 माइनस 15 65,000 प्लस 3 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,85,000 और प्लस यहाँ पे 8,50,000। तो यदि आप टोटल करेंगे तो दोनों ही साइड का एक जैसा बराबर टोटल आ रहा हो। नेक्स्ट यदि हम करें क्या कि बैंक खाते में 6 लाख रुपए जमा करवाए, तो बैंक में यदि जमा कराएंगे 6 लाख रुपए, तो यहाँ से जो हमारा कैश होगा ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा 8 लाख माइनस 15,000, 7,85,000। अब यहाँ पे यदि हम माइनस करें कितना जमा करा रहा है बैंक में, तो बैंक में 6 लाख रुपए जमा करवाए, तो यहाँ से 6 माइनस हो जाएगा और बैंक में कितना ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, किस नाम से, बैंक के नाम से। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा कितना, 6 लाख। तो यदि हम इसको फिर टोटल करें तो यहाँ पे ये 6 लाख हो गया प्लस 50,000, फिर ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 1,85,000 प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 2,85,000 और यहाँ पे आ जाएगा 8.5 लाख, 8,50,000। तो ये हमारा इक्वेशन फिर टैली हो गया। अगला यदि हम बात करें ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए मूल्य का फर्नीचर और चेक से भुगतान, तो 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाएगा काय का, फर्नीचर का। मतलब हमें लेखा समीकरण में याद रखना है कि जो भी चीजें बढ़ती जाएंगी उनको हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और जो भी घटती जाएंगी उसको हम माइनस करते जाएंगे, मगर दोनों ही साइड की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हर समीकरण या हर इक्वेशन या हर ट्रांजेक्शन के बाद बराबर। अब 1 लाख की चेक से पेमेंट करी तो 6 में से 1 माइनस हो गया, बचा कितना, 5 लाख। यहाँ पे आया कितना, 50,000। यहाँ पे आया कितना, 1,85,000। यहाँ पे प्लांट था 3 लाख रुपए का और फर्नीचर बढ़ गया आपका कितना, 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 2,85,000 के आपके क्रेडिटर्स अभी भी हैं और 8.5 लाख का आपका कैपिटल अभी भी है। तो ये हमने देखा। अगला यदि हम बात करें तो क्या कर रहा है, 80,000 के मूल्य का नगद माल व 35,000 का उधार माल खरीदा। तो टोटल यदि बात करें तो 1,15,000 का उसने माल खरीदा। तो 1,15,000 में जिसमें नगद खरीदा कितना, 80,000। तो कैश से माइनस हो जाएगा कितना, कैश से माइनस हो जाएगा 80,000 और टोटल खरीदा कितने का, 1,15,000 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,15,000। अब खरीदा तो फिर यहाँ पे जिसमें उसने पेमेंट करी, कितने की पेमेंट करी, भुगतान करा 80,000 का और 35,000 का उधार पे। तो उधार पे करेगा तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने से, 35,000 से। तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए 35,000 के, है ना। और टोटल यहाँ पे हम देखें तो उसका भी नेट इफेक्ट उतना ही हो रहा है ना। तो 1,15,000 माइनस 35, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 लाख प्लस ये 1,15,000 प्लस 50, 1,65,000 प्लस 1,85,000 माइनस 80,000, है ना। 1,85,000 माइनस 80,000, 1,05,000 प्लस कितना हो गया, 3 लाख प्लस कितना हो गया, 1 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया, 35, है ना। इसको ऐड करेंगे हम तो 90, 3,20,000 और यहाँ पे आ गया कितना, 8,50,000। मतलब यहाँ भी हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो रही है, टैली हो रही है। अगला यदि हम देखें 45,000 के मूल्य का माल 60,000 रुपए नगद में बेचा। 45 का मूल्य का माल तो माइनस जो होगा स्टॉक से 45 होगा। अब उसको बेचा नगद में 60,000 में, तो कैश आया हुआ कितना, 60,000। मगर हम एक और चीज देख रहे हैं कि इस 45 और 60 में, इस 45 और 60 में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है 15,000 का, जो कि हमारा लाभ है, प्रॉफिट। तो हम पता है कि प्रॉफिट हम काय में ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो हम फिर इसके बाद इक्वेशन बना लेंगे, तो यह आ जाएगा 5 लाख प्लस, है ना, 1,65,000 माइनस ये 1,20,000 प्लस ये 60,000 इसमें ऐड हो जाएगा तो 1,65,000 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 3,20,000 प्लस 8,50,000 प्लस 15,000, 8,65,000। ये हमारी एंट्री होगी। यदि हम आगे देखें, है ना, तो आगे क्या है, 80,000 के मूल्य की वस्तुओं को 1,25,000 में उधार विक्रय किया, मतलब उधार पे बेचा। जब वो उधार पे बेचेगा तो हमारे क्या ऐड हो जाएंगे, डेटा से ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, पहला बैंक, फिर स्टॉक, कैश, है ना। तो बैंक प्लस स्टॉक प्लस कैश प्लस क्या है, और हमारे पास प्लांट है और फर्नीचर है, प्लस प्लांट प्लस फर्नीचर
और अब हमारे पास आ जाएगा क्या, डेटर्स इज इक्वल टू, है ना, डेटर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स और कैपिटल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिटर्स और कैपिटल पूंजी। तो हमारा जो लास्ट टोटल था पेज का वो हम लिख लेंगे 5 लाख, 1,20,000, 5 लाख बैंक में हमारे, 1,20,000 स्टॉक का, प्लस कैश हमारे पास हो गया 1,65,000 का, प्लांट हो गया कितने का, 3 लाख का, फर्नीचर हमारा हो गया कितने का, 1 लाख का, तो यहाँ पे फर्नीचर हमने लिख दिया कितना, 1 लाख। और यहाँ पे हमारे जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स हो गए 3,20,000 के और 8,65,000, 3,20,000 और 8,65,000, 3,20,000 प्लस 8,65,000। अब हम पढ़े क्या बोल रहा है वो, कितने का माल, 80,000 का मूल्य का वस्तु को 1,25,000 में बेचा, तो जो हमारे पास से जाएगा वो 80 जाएगा, तो हमारे पास से गया कितना, 80, तो यहाँ हम स्टॉक से माइनस कर देंगे कितना, 80,000। अब उसको 1,20,000 में उधार पे बेचा, तो यहाँ डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे कितने से, 1,20,000 से। और यहीं पे हम अगर पूंजी की बात करें तो पूंजी में कितने का डिफरेंस बढ़ेगा, 40,000 का, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने 40,000 का लाभ उस ट्रांजेक्शन में कमाया। तो यदि हम अब फिर टोटल करेंगे तो 5 लाख प्लस बचा कितना, 40,000 प्लस 1,65,000 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, है ना, और यहाँ डेटा सेट हो गए कितने के, 1,20,000 के, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 3,20,000 प्लस 8,65,000 प्लस 40, 9,05,000। कहीं ना कहीं हमारा हमेशा जो उल्टा हाथ है वो हमेशा सीधे हाथ के बराबर, मतलब हमारा जो एसेट है वो हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होगा। अब ये वस्तु माल की पूर्तिकारों को भुगतान के लिए 35,000 के मूल्य का चेक जारी किया, मतलब जो क्रेडिटर्स थे, है ना, ये पूर्ति करता है ना, क्रेडिटर्स है, इसको कितने का चेक दे दिया हमने, इसको दे दिया हमने 80,000 रुपए के 35,000 रुपए का चेक, तो 35,000 का चेक दिया तो बैंक से माइनस हो जाएगा कितना, 35,000, और क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा कितना, 35,000, पूर्तिकर्ता से माइनस हो जाएगा 35,000। तो यदि हम फिर इसको इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, तो 5 लाख माइनस 35,000 हो जाएगा 4,65,000 प्लस 40,000 प्लस 1,65,000 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 3,20,000 माइनस 35 यदि हम करेंगे तो ये आएगा 2,85,000 प्लस 9,05,000। तो ये हमारा इक्वेशन बराबर। अब यदि हम आगे बढ़े तो आगे क्या कह रहा है, ग्राहकों को से 75,000 रुपए का चेक प्राप्त किया, मतलब जो हमारे डेटर्स थे, है ना, ग्राहक थे, ये ग्राहक है हमारे जिनको हमने उधार पे सामान दिया था, तो इससे हमने 80,000 का चेक लिया, तो चेक लिया 80,000 का, लिखा है 75,000 का चेक लिया, तो यदि हम 75,000 का चेक लेंगे तो 75,000 बैंक में बढ़ जाएगा, 75,000 कहाँ में बढ़ जाएगा, बैंक में, और यहाँ से कितना माइनस हो जाएगा 75,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 75,000। तो यदि हम देखें यहाँ पे तो 2,65,000 प्लस 75,000 हो जाएगा 70, 5,40,000 प्लस 40,000 प्लस 1,65,000 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, है ना। अब 1,20,000 में हमने कितना माइनस कर दिया 75, ये भी हमें याद रखना है। तो यदि 75 माइनस करेंगे 1,20,000 में तो ये आएगा 45,000 इज इक्वल टू 2,85,000 प्लस कितना आ जाएगा 9,05,000। मतलब हमें याद रखना है कि लेखांकन समीकरण में हमेशा जो हमारा एसेट होगा वो किसके बराबर होगा, लायबिलिटी और कैपिटल के, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जाके जो हमारी बैलेंस शीट तुलन पत्र जो बनेगा वहां पे भी हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं हम अगर ये देखें कि जो लेखांकन समीकरण है वो सबसे ज्यादा जरूरी है काई के लिए, किसी भी अकाउंटिंग का जो बेस है स्टार्ट करने के लिए, तभी हम आगे की अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।